गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था। तो कल हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, कोई बताएगा? कहाँ तक पहुंचे थे कल? हाँ बताओ। बुक खुदाने लेके जाते हैं। चलो, कल तुम लोगों को पता था कि हम लोग पहुंचे हैं जब संविधान बनाया था। जब संविधान बना था, नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया था 1791 का। अब जब 1791 का संविधान बन गया, उसके बाद क्या घटना हुई, ये जानने के लिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो 1791 में एक संविधान बना था। मार्कर देना जरा, ये चारों मार्कर ना, एक ब्लैक है, वो वाला ब्लैक लेना, ब्लू लाना, और ब्लैक, बिल्कुल सही, थैंक यू। तो कल हम लोगों ने जाना था एक संविधान बना था, और उस संविधान में क्या प्रावधान थे, अब हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो देखो, संविधान बनाया था तो उन्होंने पहले, देखो शक्ति किसके हाथ में थी? पहले एक राजा था, और राजा के हाथ में ही सारी शक्तियां थी। और संविधान इसलिए बना था कि राजा की शक्तियों में कटौती हो। तो संविधान, जो नेशनल असेंबली वालों ने संविधान बनाया था, उसे 3 पालिकाओं में बांट दिया शक्तियों को। कौन कौन सी? एक तो थी न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। एक थी कार्यपालिका, कार्यपालिका, और एक थी हमारी विधायिका। समझो, राजा की शक्तियों को 3 हिस्सों में बांट दिया। न्यायपालिका का काम था कि तुम न्याय करोगे, जो भी मुकदमा आएगा उसका तुम क्या करोगे? न्याय करोगे। विधायिका से कह दिया तुम कानून बनाओगे, और कार्यपालिका से कह दिया राज्य में जितने कार्य हो रहे हैं वो तुम करोगे, जो कानून है उन्हें फॉलो तुम करोगे। बात समझ में आ रही है? यहां तक 3 प्रकार की शक्तियों में बांट दिया। अब समझो, जो न्यायपालिका थी उसमें जाहिर सी बात है, एक कौन होगा? न्यायाधीश होगा, न्यायाधीश होगा। एक भाई साहब ये न्यायाधीश महोदय हैं, ये होंगे। जो कार्यपालिका थी, काम करने वाली, जो कानून को लागू करे, उसमें एक ये किंग, ये राजा का ताज दिख रहा है तुम्हें, यानी कि उसमें राजा होगा, और मंत्री होंगे, जो भी मंत्री हैं राजा के वो होंगे। इतनी बात समझ में आई कि देखो, न्यायपालिका में न्यायाधीश, कार्यपालिका में राजा, और राजा के नीचे उसके मंत्री होंगे। अब मंत्री के बाद विधायिका में कौन होगा? तो नेशनल असेंबली के जो लोग थे, नेशनल असेंबली के जो लोग थे, उस समय 600 लोगों ने बनाई थी। अब 745, कितने? 745 लोगों की नेशनल असेंबली होगी, और इसमें इतने लोग होंगे, ठीक है। यानी कानून बनाने का काम अब नेशनल असेंबली वालों ने अपने हाथ ले लिया। पहले राजा कानून बनाता था, राजा जो कह देता था वही होता था, लेकिन अब कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ गया है? नेशनल असेंबली के पास। और नेशनल असेंबली कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको फॉलो करेगी, और अगर कभी विवाद होता है तो न्यायपालिका उसका निर्णय करेगी। इन 3 टाइप से शक्तियां बांट दी गई। बात समझ में आई? तो इन 3 टाइप से जब शक्तियां बांट दी गई, तो फिर जनता का क्या रोल होगा? तो जनता भाई साहब वोटिंग करेगी। पहले वोट नहीं था, जब राजा के टाइम था तो राजा का लड़का राजा, लेकिन अब कह दिया गया कि जनता क्या करेगी? वोट करेगी। किसको जिताने के लिए? नेशनल असेंबली। अब देखो ये वोटिंग कैसे होगी, तो समझो, इनको वोट देने के लिए, इनको वोट देगा कौन?
निर्वाचक, इनको वोट देने के लिए ये वोट देंगे निर्वाचक। ये लगभग तुम्हारे 50,000 लोग होंगे, 50,000 लोग, 50,000 लोग में सिर्फ पुरुष, औरतों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया, सिर्फ आदमी ही आदमी वोट डालेंगे। अभी बताएंगे वोटिंग किसके पास अधिकार है, किसके पास नहीं है। लेकिन निर्वाचक इस समय कौन होंगे? 50,000 पुरुष। फिर ये 50,000 पुरुष भी चुने जाएंगे, किसके द्वारा? तो जो आम जनता है उसके द्वारा ये 50,000 पुरुष भी, ये 50,000 पुरुष भी चुने जाएंगे। याद रखना, अभी हम तुम्हें ये समझा रहे हैं स्टेट क्या है। देखो 50,000 पुरुषों को सक्रिय जनता चुनेगी। कौन चुनेगा? सक्रिय जनता। अब सक्रिय जनता ये कौन सी बला है भाई? सक्रिय जनता। देखो जिसके पास वोटिंग राइट्स हैं, जिसको वोट देने का अधिकार है, वही जनता सक्रिय जनता कहलाती है। बात समझ में आई? तो जो वोट देने योग्य हैं, या जिसके पास मताधिकार है। देखो हिंदी में कहते हैं मत और इंग्लिश में कहते हैं वोट। तो वोट और मत एक ही है। जिसके पास मत का अधिकार है वही सक्रिय जनता है। तो भाई कौन कौन है ऐसे लोग जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, जो वोट देंगे? तो ये थी हमारी फ्रांस की, उस समय हमने जनसंख्या कितनी बताई थी? 2.8 करोड़ बताई थी। 2.8 करोड़ जनसंख्या में से वोट देंगे, और 2.8 करोड़ में से 2.8 करोड़ में से मात्र 40 लाख, 2.8 करोड़ में से मात्र 40 लाख लोगों को ही वोटिंग राइट्स थे, यानी वोट देने का अधिकार था। बाकी जनता को वोट देने का अधिकार नहीं मिला दूसरे इस संविधान में भी। बात समझ में आई? और जिनको जिनको वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं मिला वो कौन कौन थे? उनको कहते हैं निष्क्रिय जनता। क्या कहेंगे? निष्क्रिय जनता। हाँ बिल्कुल सही बात है, निष्क्रिय जनता। निष्क्रिय जनता, बिल्कुल सही बात। निष्क्रिय जनता में कौन कौन था? देखो वोटिंग राइट्स सिर्फ उसी को मिले थे जिसके पास संपत्ति थी, उस आदमी को मिले जिसके पास संपत्ति थी। बात समझ में आ रही है? जिसके पास संपत्ति थी सिर्फ वोटिंग राइट्स उसको मिले थे, बाकी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। तो नंबर 1 40 लाख पुरुषों को मिले थे, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे रह गए थे जिनको नहीं मिले थे। तो देखो 30 लाख पुरुष ऐसे बचे थे जिनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, प्लस औरतों को भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, महिलाओं को। तो महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, और 25 साल से कम एज के व्यक्तियों को, देखो 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को, और प्लस औरतों को, और औरतों को। समझ में आया? क्या इतनी बात समझ में आई? तो देखो किसको किसको, सक्रिय जनता कौन थी? जो वोट देती। निष्क्रिय जनता कौन थी? जो वोट नहीं देती। वोट देने का अधिकार किसके पास नहीं था? और 30 पुरुष नहीं, 30 लाख है, सही 30 लाख पुरुष। 30 लाख पुरुष ऐसे थे जो 25 से ऊपर भी थे, लेकिन वोटिंग राइट्स उनके पास नहीं थे। इतनी बात समझ में आया? अब देखो, यानी कि ये
40 लाख लोग डिसाइड करते थे कि वे 50,000 लोग कौन होंगे, और ये 50 लोग डिसाइड करते कि वो 745 कौन होंगे, और ये 745 लोग कानून बनाते थे, कानून बनाते थे। ये उस कानून को फॉलो करते थे कार्यपालिका वाले, और न्यायपालिका अगर कोई विवाद हो जाता था तो उसमें निर्णय देते थे। किसी को सजा सुनानी है या कुछ भी करना है तो वो न्यायपालिका के अंदर आता था। अब देखो क्या था, नेशनल असेंबली, ये राजा था, पहले राजा ही सर्वे सर्वा था, लेकिन अब राजा पे नियंत्रण रखती थी ये नेशनल असेंबली। ठीक है, राजा पे नियंत्रण कौन रखते थी? नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली मंत्रियों पे भी नियंत्रण रखती थी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, न्यायाधीश कैसे होते थे? तो यही लोग, जो ये लोग थे, ये लोग इनको भी वोट देके बनाते थे। कौन न्यायाधीश बनेगा इसकी भी वोटिंग होती थी, और ये लोग वोट देते थे कि कौन न्यायाधीश बनेगा। अच्छा, अब बताओ, ये सब कुछ क्लियर हुआ? ये सब क्लियर हुआ? क्या नोट कर लिया तुम लोगों ने? अभी नहीं किया तो जल्दी करो, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। इसमें किसी को डाउट है? स्पीड से नोट करो तुम लोग। बाद में नोट कर लेना, वीडियोस नोट कर लेना, सही है? डाल रहे हैं इसे, तो इसको हम लोग अभी रफ कर दे रहे हैं, और इसके बाद जाने के इधर वाली चीज को जरा रफ करते हैं, देखते हैं। अब स्टोरी हमारी वहीं से स्टार्ट होती है जहां कल खत्म हुई। ये तो था उनका अपना छोटा सा, हमने तुम्हें संविधान की झलकी दिखाई थी। अब देखो, तुम्हारा जो संविधान बना था वो 1791 में संविधान तैयार हुआ। तो लुई 16 इसने सिग्नेचर तो कर दिए संविधान से, समझो, लुई 16 ने सिग्नेचर तो कर दिए थे संविधान पे, लेकिन इसने अपनी गुप्त वार्ता चालू रखी ऑस्ट्रिया और प्रसा से। ऑस्ट्रिया और प्रसा, मैप से लोकेशन याद कर पा रहे हो? रिमाइंड कर पा रहे हो कि कहाँ भी थे ऑस्ट्रिया और कहाँ था प्रसा? प्रसा नहीं याद आ रही, शायद प्रसा आपने बताई नहीं होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं। प्रसा और ऑस्ट्रिया के राजाओं से लुई 16 की बातें होती रही। लुई 16 की जब बातें उनसे होती रही, वो बातें क्या थी कि भाई तुम लोग अपनी सेना हमारे यहाँ जरा भेज देना, हमारे यहाँ थोड़ी अशांति फैली हुई है, और हम तुम्हारी सेना की मदद से ये जो नया संविधान का लोचा चल रहा है इसको हम सॉर्ट आउट करें। तो पता नहीं क्या हुआ कि नेशनल असेंबली वालों की इसकी भनक लगी या नहीं लगी, या शायद लग गई। उन्होंने क्या किया, 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के खिलाफ युद्ध करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब राजा उनसे संपर्क कर रहा है कि भाई तुम अपनी सेना भेजना हमारी मदद के लिए, लेकिन इधर नेशनल असेंबली वालों ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि अब युद्ध लड़ना पड़ेगा, किससे? ऑस्ट्रिया और प्रसा से।
बात समझ में आ रही है? जैसे कि कल तुम्हें हमने फ्रांस की स्थिति दिखाई थी। इधर साइड समझो फ्रांस है, इधर ऑस्ट्रिया है और इधर साइड प्रसा है, समझो सही, ये प्रसा है। तो इनकी राजा मदद लेना चाहता था कि हमारे यहाँ जो घटनाएं चल रही हैं उसकी इन दोनों सेनाएं मदद करें। लेकिन नेशनल असेंबली वालों ने एक चाल खेल दी। उन्होंने कहा युद्ध करना है अब तुम्हें किससे? इन दोनों से। तो मदद की तो बात ही खत्म हो गई। अब काहे की मदद? अब तो युद्ध लड़ो। अब क्या करो? युद्ध लड़ो। अब तो मदद रही नहीं। तो अब तुम्हें समझ में आया कि नेशनल असेंबली वालों ने क्या चाल चली। अच्छा, इधर क्या हुआ? हाँ, इधर एक बात तुम लोग समझ लो कि जब टेनिस कोर्ट, याद है टेनिस कोर्ट की घटना बताई थी? टेनिस कोर्ट में वो सारे 600 लोग क्या थे, इकट्ठे हो गए थे और इनको पेरिस की भीड़ ने आसपास से घेर दिया था और राजा की सेना को अंदर नहीं दाखिल होने दिया था। इन 600 लोगों में से मुख्यतः कौन थे? मिडिल क्लास के लोग, मध्यम वर्ग। अब मध्यम वर्ग कौन है? याद आ रहा है? मध्यम वर्ग वो वर्ग है जिसने विदेशी व्यापार से संपत्ति अर्जित कर ली थी। अब संपत्ति तो उनके पास थी लेकिन सामाजिक दर्जा उनका निम्न ही था। क्या बात क्लियर हुई? क्लियर है। तो सामाजिक दर्जा उनका निम्न था। उन लोगों ने ही संविधान बनाने का निर्णय लिया। अच्छा, पेरिस की भीड़ ने अब इनकी मदद की है तो अब पेरिस की भीड़ की भी बात इन लोगों को माननी पड़ेगी। अब समझो, यहां से थोड़ा गुत्थम गुत्थी स्टार्ट होती है। अब दो वर्ग हैं, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। तो अब वो चला गया, वो तो मतलब अब उतनी शक्ति उसमें नहीं रह गई। राजा की प्यास भी उतनी शक्ति अब ज्यादा बची नहीं है। अब टकराव किसमें है? एक था मध्यम वर्ग और एक है हमारा निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग में वही व्यापारी आते थे और कुछ डॉक्टर इंजीनियर्स भी आते थे। निम्न वर्ग वही है, छोटे मोटे कामकाज वाले, दैनिक मजदूरी वाले, और जैसे कि छोटी छोटी दुकानें नहीं होती, जूता पॉलिश वाले और छोटे बेकरी वाले, ये लोग आते थे निम्न वर्ग में। देखो, मध्यम वर्ग के पास संपत्ति थी। वो चाहता था कि राजनीतिक हिस्सेदारी हमें भी मिले, इसलिए उसने वोटिंग राइट्स में उन्हीं लोगों को रखा जिनके पास संपत्ति है। निम्न वर्ग वालों को इससे कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं संविधान से। नया जो संविधान बना है, इस संविधान से निम्न वर्ग वालों को कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं, अपेक्षाकृत जितना इन्हें चाहिए था। मध्यम वर्ग वालों ने अपना फायदा किया। बात थोड़ी समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी। अब किनके बीच ठनेगी? मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में। और तुम्हें लग रहा है क्रांति अब की एक नई दिशा की ओर चल रही है। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अच्छा देखो क्या हुआ। देखो, जो हमारा मध्य वर्ग था वो सिर्फ चाहता था कि संवैधानिक राजतंत्र हो। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब संविधान के हिसाब से राजा काम करे। जो अभी हमने पढ़ा था, संविधान के हिसाब से राजा काम करे। और क्या चाहता था? ये इसकी बात कर रहे हैं मध्यम वर्ग की। ये चाहता था कि मध्यम वर्ग चाहता था संवैधानिक राजतंत्र, मतलब राजा रहे। ये चाहता था राजा रहे, लेकिन राजा है वो संविधान के हिसाब से चले, और संविधान में तो हम ही होंगे। क्यों? क्योंकि वोटिंग राइट्स तो हमें हैं भाई। वोटिंग राइट्स तो मध्यम वर्ग के पास होंगे, और वोटिंग राइट मध्यम वर्ग के पास होंगे तो निर्वाचन भी किसका हो? नेशनल असेंबली में कौन जाएंगे भाई? मध्यम वर्ग वाला मध्यम वर्ग वाले को ही वोट देगा। तो नेशनल असेंबली में भी मध्यम वर्ग के लोग हैं। यानी असली शक्ति किसके हाथ में है? मध्यम वर्ग के हाथ में, जिसे हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं। मिडिल क्लास के हाथ में असली शक्ति है। बात समझ में आ रही है? धीरे से लिंक देखो, लिंक से जोड़ते रहोगे तो पूरी स्टोरी तुम्हें एकदम कहानी की तरह लगेगी, वो सब कुछ समझ में आएगा। जहां लिंक टूटा फिर वहीं से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो संवैधानिक राजतंत्र कौन चाहता था? मध्यम वर्ग वाले।
क्योंकि असली में तो राजा तो अब सिर्फ नाम का रह गया उधर, असली ताकत तो नेशनल असेंबली के पास है। भाई राजा तो चाहता था कि ऑस्ट्रिया प्लसा से बात हो कि उनकी सेना आए हमारी मदद करे, लेकिन इन्होंने नेशनल असेंबली वालों ने उल्टा प्रस्ताव पारित कर दिया। अब राजा को ना चाहते भी हुए भी प्रस्ताव मानना पड़ा। अच्छा, उस समय राजा ने जब प्रस्ताव, ये बात हुई जब ऑस्ट्रिया और पेशा में भी राजा हैं, लेकिन फ्रांस में इस समय राजतंत्र थोड़ा हिला हुआ है। तो लोगों ने समझा कि ये जो लोगों ने क्या समझा, लोगों ने समझा कि देखो ये जो लड़ाई है ये राजाओं और कुलीन वर्गों के विरुद्ध जनता की लड़ाई है। अब इसको बड़े जोर शोर से बढ़ाया गया। ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के युद्ध को लोगों ने समझा कि कुलीनों और राजा के विरुद्ध जनता की लड़ाई है, और बहुत सी जनता आके इस युद्ध में शामिल होने के लिए फ्रांस की सेना में भर्ती होने लगी। समझ में आया? भर्ती होने लगी। और उस समय एक गीत बहुत फेमस हुआ था, मार्शले। गीत गाते गाते बहुत गीत राष्ट्रगीत गा रहे थे उसमें। जब जब ऐसा होता है तो राष्ट्रगीत, तुम्हें पता है जब 15 अगस्त और 26 जनवरी देखो हमारे अंदर से कितना वो निकलता है, रोम रोम सतर हो जाता है जब देश गीत वाले वो होते हैं, पिक्चरें चिने देखते हैं, मजा आता है। इसके बाद क्या हुआ, वहां मार्शले जो गीत था वो बहुत फेमस हुआ। इतना फेमस हुआ कि आज वो फ्रांस का राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है। जैसे हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, तो वही उनका राष्ट्रगान है। वो वहां से चल के आया था, इतना पुराना है समझो। तो ये चाहता, मध्यम वर्ग चाहता था संवैधानिक राजतंत्र। और क्या चाहता था मध्यम वर्ग, और क्या, और ये चाहता था लिमिटेड मताधिकार। जैसा किसने किया संविधान में, सिर्फ लिमिटेड मताधिकार ही तो रखा इसने औरतों को वोटिंग राइट्स दिए नहीं, उस जनसंख्या को भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए जिसके पास संपत्ति नहीं थी। सिर्फ 40 लाख लोगों व्यक्ति को ही इसने वोटिंग राइट्स दिए। तो कुल मिलाकर तुम्हें समझ में आया कि मध्यम वर्ग ये चाहता था संविधान से, जो कि उसने किया। और क्या चाहता था मध्यम वर्ग, तो मध्यम वर्ग चाहता था कि व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहे। लेकिन निम्न वर्ग संविधान से कुछ अलग ही अपेक्षा लगाए बैठा था। निम्न वर्ग चाहता था कि भाई संविधान तो बने, लेकिन उसमें क्या हो, हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिले। क्या मिले? आर्थिक स्वतंत्रता। हाँ, हमें आर्थिक अधिकार मिले, आर्थिक अधिकार। मतलब जो हम पे बार बार शोषण हो रहा है, जो कोई आया हमें टैक्स दो, वो आया हमें टैक्स दो, वो आया हमें टैक्स दो, ये जो हमारे साथ हो रहा है ये ज्यादा ना हो। जो भी आता था हमसे टैक्स लेके चला जाता था। बात समझ में आई? ये चाहता था हमें आर्थिक अधिकार मिले, हमारे भी कुछ राइट्स होने चाहिए। और क्या चाहता था, और ये चाहता था कि प्रजातंत्र हो। प्रजातंत्र हो मतलब राजा का नामो निशान ना हो, ये प्रजातंत्र था। जबकि ये संवैधानिक राजतंत्र चाहता है। समझे, राजा तो रहे लेकिन सारी पावर किसके हाथ में हो, नेशनल असेंबली के हाथ में। समझ में आ रही चीजें? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होती जा रही हैं, एकदम बेसिक चल रहे हैं धीरे धीरे उठ के। तो ये चाहते थे, ये चाहते थे। तो मध्यम वर्ग वालों ने अपने हिसाब से ही संविधान तैयार किया। इनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ये बात क्लियर हुई? तो अब बताओ, इन्होंने धीरे से 1791 से 92 तक तो इनको रोके रखा, निम्न वर्ग वालों को। लेकिन धीरे से निम्न वर्ग वाले इनकी चालाकी समझ गए कि जी हमें कुछ नहीं देंगे और सारा हलवा खुद ही लपेटना चाहते हैं। बात समझ में आई? ये हमको कुछ देने वाले हैं नहीं और सारा हलवा खुद ही लपेटेंगे। तो अब क्या हुआ, अब तुम्हें समझना पड़ेगा उस समय वहां राजनीतिक क्लब बने हुए थे और इन क्लब को कई अड्डे बने हुए थे और इन अड्डों पे राजनीतिक के बारे में चर्चाएं होती थी। बात समझ में आ रही है? ये क्लब बने हुए थे और यहाँ पे राजनीतिक क्लब थे और इन पे आके लोग राजनीतिक मुद्दों पे कई चर्चाएं करते थे। इसमें एक क्लब था जो काफी फेमस हुआ, इसका नाम था जेकोबिन।
बात समझ में आई? जेकोबिन क्लब। अब ये जेकोबिन क्लब आगे क्या करेगा ये हम हमें बता रहे हैं। बात समझ में आई? एक क्लब होता था उस समय, फेमस क्लब बन गया जेकोबिन क्लब। 1792 में कुछ ऐसी घटना हुई कि फिर वही घटना हुई कि खाने पीने की वस्तुएं होने लगी फिर से महंगी। और यही मेन कारण होता है, तुम लोगों को अब तक पता चल गया होगा। खाने पीने की वस्तुएं होने लगी महंगी महंगी और कम भी होने लगी, अभाव भी होने लगा खाने पीने वस्तुओं की, अकाल जैसी स्थितियां आने लगी। तो जेकोबिन क्लब के लोगों ने, किसने? जेकोबिन क्लब। हाँ, इस क्लब के, इस सब जो ये क्लब है, तो कौन सा क्लब है? जेकोबिन। जेकोबिन क्लब है। इसके लोगों ने किसको? पेरिस के लोगों को इकट्ठा किया और फिर धावा बोल दिया। किस पे? इस बार राजा के महल पे धावा बोल दिया, राजमहल। जब इन्होंने राजमहल पे धावा बोला और राजा को कई घंटों तक बंदी बना रखा। अब भीड़ किसके साथ है? जेकोबिन क्लब के साथ है। पावर किधर ट्रांसफर हो रही है? अब नेशनल असेंबली से पावर ट्रांसफर हो रही है जेकोबिन क्लब के पास। बात समझ में आई? जिसके पास जनता की भीड़, पावर उसी के हाथ में। क्या बात समझ में आ रही है? जेकोबिन क्लब वालों ने क्या किया? जाके धावा बोल दिया और राजा को, वो बात अलग है, राजा को बंदी बना लिया, न्यायालय में द्वारा कहलवाया। और फिर इन लोगों ने ही मिलके क्या किया? दोबारा चुनाव करवाए। इन लोगों ने क्या किया? जो नेशनल असेंबली बनी थी, जो चुन के आई थी, दोबारा चुनाव करवाए। और इस बार उन्होंने क्या किया कि पहले जो 2 बदलाव किए, उसमें जो तुमने लिखा होगा उसमें इन्होंने 2 बदलाव किए। और वो बदलाव थे, नंबर 1 कि अब 21 साल, पहले 25 साल की उम्र, याद है? अब 21 साल से अधिक, 21 साल से अधिक उम्र के पुरुष वोट डाल सकते थे। नंबर 1 क्या था? 21 साल से अधिक उम्र के पुरुष वोट डाल सकते थे। दूसरा क्या किया? अब वोट डालने के लिए तुम्हारी संपत्ति नहीं देखी जाएगी, यानी कि सभी लोग वोट डाल सकते हैं, जिसके पास संपत्ति हो या ना हो। संपत्ति हो या ना, बात इतनी समझ में आ गई? अब जेकोबिन क्लब का पावर हो गया, जेकोबिन क्लब आ गया सत्ता में। उसने क्या किया? दोबारा चुनाव करा दिए, दोबारा चुनाव करवा दिए और 21 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया। दूसरा अधिकार दिया, संपत्ति हो या ना हो लेकिन आप वोट डाल सकेंगे। और महिलाओं को? महिलाओं को अभी कुछ नहीं, महिलाओं के बारे में अभी किसी ने नहीं सोचा। बात समझ में आई? तो इतनी चीज तुम लोगों को क्लियर हुई। अब सत्ता धीरे से मध्यम वर्ग के हाथों से निकल के निम्न वर्ग के हाथों में आने लगी। आ गई। ये बात है 1792 की। बात समझ में आई इतनी? तो 1792 में एक जोरदार फिर से क्रांति हुई और अब सत्ता आ गई जेकोबिन क्लब वालों के पास। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा कि जेकोबिन क्लब तो बहुत अच्छा इंसान, वो लग रहे हैं, लोग लग रहे हैं, लेकिन ये तो फ्रांस है, यहाँ अच्छा ज्यादा देर टिकता ही नहीं है। तो क्या हुआ? देखो, जेकोबिन क्लब में एक नेता थे। हाँ, कोई दिक्कत है इसमें? ये दोनों क्या है, चेंजमेंट हो गए संविधान में और इन लोगों ने थोड़ा अपने हिसाब से संविधान को मोड़ दिया
और अपने हिसाब से बनाया, क्योंकि वाकई में इन लोगों को इतना ज्यादा अधिकार नहीं मिले थे 91 वाले संविधान में, तो इन लोगों ने अपने हिसाब से 2-3 राइट्स जोड़े, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गई चीजें। अब देखो क्या हुआ। तो जैकोबिन क्लब में कौन कौन थे? तो जैकोबिन क्लब में छोटे छोटे कर्मचारी नहीं, छोटे छोटे कारीगर, घड़ी बना, जैसे घड़ी बनाने वाले, मजदूर, नौकर, हाँ जूते बनाने वाले, मोची वोची, तो यही लोग थे। हाँ, इनका लीडर जो था, लीडर का नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। क्या नाम था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर। मैक्समिलियन रोबेस्पियर, तो ये नाम का इनका लीडर था। अब इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने ये तो किया, ये तो अच्छी बात थी, लेकिन अब राजा की बात हो जाए। राजा के साथ क्या हुआ? राजा लुई 16 के साथ मुकदमा चलाया गया, और मुकदमा चला के उन्हें फांसी की सजा न्यायालय ने सुनाई। बाद में रानी का भी यही हाल हुआ, रानी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो राजा रानी की कहानी हाँ 1793 में आके, हाँ तो राजा रानी को क्या हुआ? फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब जब राजा रानी को फांसी पे चढ़ा दिया गया, तो अब फ्रांस में, जैसे कि हमने बताया था, निम्न वर्ग के लोग चाहते थे गणतंत्र, प्रजातंत्र। वो लोग प्रजातंत्र चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई राजा आजा हो जो हम पे अधिकार करे। तो उन लोगों के अनुसार प्रजातंत्र चाहिए था उन्हें। तो जब उनकी जैकोबियन शासन आया, जैकोबियन लोगों का शासन आया, तो पहली बात तो उन लोगों ने मताधिकार सबको कर दिया। दूसरी बात, वो लोग क्या करेंगे? वे लोग करेंगे कि अपना गणतंत्र घोषित करें फ्रांस को। तो उन्होंने 21 सितंबर 21 सितंबर और 1900 आ जाता है दिमाग में, हाँ 1793 को फ्रांस को घोषित कर दिया कि भाई अब फ्रांस गणतंत्र है। गणतंत्र और राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है, जरा इसको डिफरेंस समझो। देखो, राजतंत्र होता है तो इसका मतलब होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन जब गणतंत्र या प्रजातंत्र होता है तब क्या होता है? तब होता है कि वोटिंग होगी, फिर उसके हिसाब से हमारा एक अध्यक्ष चुना जाएगा, या मान लो कि राजा चुना जाएगा, वो लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, फिर एक बार वोटिंग होगी, फिर अध्यक्ष चुना जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ की समय प्रणाली है, हमारे यहाँ वोट होता है, वोटिंग होने के बाद फिर चुना जाता है, फिर नियमित काल के बाद हट जाता है, फिर वोटिंग होती है, फिर चुना जाता है। ऐसा ही फ्रांस अब हो गया। तो ये काम थे किसके? फ्रांस के जैकोबिन क्लब के लोगों के। इसमें इनका मैक्समिलियन रोबेस्पियर नेता थे, लेकिन इन्होंने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया। पहले तो लोगों को बड़ा देशभक्ति थी, देशभक्ति के होड़ में सब कुछ करने लगे। देश विरोधी बातें करने वाले लोगों को सूली पे तुरंत टांग दिया जाता था, मतलब उनकी हत्या करवा दी जाती थी। और इतनी सख्ती से इन्होंने क्या किया, नियमों को लागू किया कि अब खुद जनता इनसे परेशान हो गई। अब कोई कुछ ज्यादा सख्ती कर दे तो अब जनता खुद इनसे परेशान हो गई। जनता त्राही त्राही करने लगी, भैया क्या कर रहे हो, इतनी सख्ती से रूल लागू कर रहे हो। तो एक बार फिर क्या हुआ, न्यायालय ने इनको भी मौत की सजा सुना दी। हंसने की बात नहीं है ये, इनको भी न्यायालय ने, जब जनता ही इनसे इतनी परेशान हो गई, बाद में न्यायालय ने इनको भी मौत की सजा सुना दी। और इस प्रकार से जैकोबिन क्लब का एक बार फिर
जेकोबिन क्लब का भी अंत हो गया। अंत हो गया। तो दो शासन हो चुके हैं। हाँ, एक तो शासन तुम्हारा मध्यम नेशनल असेंबली वाला मध्यम वर्ग जिसके हावी रहा था वो हुआ। दूसरा नेशनल जेकोबिन क्लब, ये रहे, ये आए और इन्होंने अपना थोड़ा जलवा दिखाया और इसके बाद चले ये भी चले गए। अब शासन क्या हुआ, अब इसके बारे में देखो। अच्छा, इनको फांसी 14 जुलाई को हुई थी। 14 जुलाई 14 जुलाई फिर 90 लिख रहे थे, 1794। 14 जुलाई 1794 को इनको फांसी नहीं, एक्चुअल में इन्हें फांसी नहीं थी। एक ग्लोटिन नाम का एक वो बनाया था इन्होंने, औजार था या एक मशीन ऐसी थी, उस पे मौत की सजा सुनाई जाती थी। तो वो अपनी टाइप की मौत की सजा, ये मान लो तुम मौत की सजा थी और ये निपट गए। बात समझ में आई? अब इसके बाद क्या हुआ, तो इनकी मौत के बाद फिर क्या हुआ, अब सत्ता फिर से एक बार आ गई मध्यम वर्ग के हाथ में। मिडिल क्लास एक बार फिर हावी हो गया। अब लोअर क्लास में उतनी क्षमता नहीं थी जो अब उनका नेतृत्व हो सके। तो पहले मिडिल क्लास के नेशनल असेंबली रही, फिर सत्ता निम्न वर्ग के हाथ में आई जो कि जेकोबिन क्लब रहा, और इसके बाद सत्ता फिर से मिडिल क्लास के हाथों में आ गई। अब सत्ता मिडिल क्लास के हाथों में आएगी, वो क्या करेगा, वो अपने फायदे की बात करेगा। बात समझ में आ रही इतनी? तो मिडिल क्लास के हाथ में जैसे ही सत्ता आई तो उसने फिर से वही काम किया। उसने इसे तो रहने दिया लेकिन ये फिर से खत्म कर दिया। अब संपत्ति जिसके पास है सिर्फ वही वोट डालेगा। हाँ, ये किसने किया, मिडिल क्लास के लोगों ने, यानी कि मध्यम वर्ग लोगों ने, क्योंकि वो तो चाहते थे, क्योंकि उनके पास संपत्ति है, वही वोट डालेंगे तो वो अपने लोगों को जिताएंगे और वही लोग राज करेंगे। ये समझ में आया? और इन्होंने क्या किया, एक हमने तुम्हें कार्यपालिका बताई थी, हाँ वही वाली कार्यपालिका। अब राजा वाला तो सिस्टम इन्होंने जेकोबिन लोगों ने खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा राजा से कोई मतलब नहीं। अब जे कार्यपालिका को इन्होंने 5 लोगों की, 5 हो गए, 5 लोगों की डायरेक्टरी में बांट दिया। अब कार्यपालिका इन 5 लोगों के हाथों में आ गई। इसे ही हम लोग अब कहते हैं डायरेक्टरी वाला शासन। ये पांचों के पांचों डायरेक्टर हैं और डायरेक्टरी वाला शासन हो गया। हाँ, इन 5 लोगों के हाथ में अब क्या है, इनके हाथों में सत्ता आ गई। जब इनके हाथों में सत्ता हुई, लेकिन ये लोग आपस में ही लड़ते रहे। ये लोग क्या हुए, बेचारे आपस में ही लड़के मर गए नहीं गए, मतलब इन्होंने आपस में इतनी लड़ाई कर ली कि इन लोगों की लड़ाई का फायदा पता है तुम्हें, कोई दूसरा इंसान उठाएगा? और 2 लोग, हाँ बिल्कुल सही है, 2 लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो फायदा कौन उठाएगा? यहाँ तो 5 लोग आपस में लड़ रहे हैं, इनके आपसी झगड़ों। अच्छा, ये शासन जो चला था, अब तुम्हें शासन बताएं। देखो, पहले जो मध्यम वर्ग वाला वो शासन चला, तो वो चला था 1789 से ही स्टार्ट हो गया था और वो चला था 1792 तक। इसके बाद जेकोबिन वाला शासन चला 1792 से 1794 तक, क्योंकि इसको फांसी मिली। और ये जो चला है ये 1795 से 1799 तक चला। बात समझ में आई? हाँ, और इनका फायदा उठाने के लिए तैयार था नेपोलियन। सुना? हाँ, अब आएगा नेपोलियन। नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन एक
कुशल सेना नायक था। हाँ, अब इनका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। किसने उठाया? नेपोलियन बोनापार्ट ने इनका फायदा उठाया, क्योंकि ये लोग तो आपस में लड़ रहे थे। अब इनकी आपसी लड़ाई का फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने, और उसने 1804 में अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। अब ये डेट है 1804, और इसमें बन गया वो फिर से सम्राट। सम्राट यानी राजा, यानी अब फिर से एक बार गणतंत्र खत्म हो गया। जो फ्रांस को जो उन लोगों ने घोषित किया था, जैकोबिन क्लब वालों ने अपने आप को घोषित किया कि हम लोग अब गणतंत्र हैं, अब कोई राजा वाजा नहीं होगा। लेकिन इस बार फिर नेपोलियन आया, इसका फायदा उठाया और अपने आप को फिर से राजा घोषित कर दिया कि 1804 में अपने आप को खुद राजा घोषित कर दिया। इतनी बात समझ में आई। एक बार फिर नेपोलियन आ गया। अब नेपोलियन भी मिडिल क्लास का ही आदमी था, तो एक बार फिर से फ्रांस की राजनीति में देखा तुम लोगों ने कैसी हलचलें हुई, और ये हलचलें होती रही 8-10 साल लगातार। बाद में समझ में आया। फिर नेपोलियन कई देशों में गया कि अपनी सेना लेके गया, और कई देशों पे उसने विजय प्राप्त की, और जहां जहां गया वहां वहां क्रांति उसने फैलाई। क्रांति को उसने लगभग हर जगह ही फैला दिया। बात समझ में आ रही है इतनी? जहां जिस देश में गया तो उस देश में उसने क्रांति फैलाई। तो इसलिए फ्रांस की क्रांति यूरोप के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति केवल फ्रांस तक नहीं रुकी थी। तुम्हें याद है फ्रांस की क्रांति के लिए, जब फ्रांस की मदद के लिए वो प्रसा और ऑस्ट्रिया कह रही थी, तो नेशनल असेंबली उनके खिलाफ युद्ध का वो निर्णय चालू कर दिया था। उनके खिलाफ युद्ध भी हुआ था। तो वो क्रांति यहां से ऑस्ट्रिया और वहां भी चली गई। इसके बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट ऑस्ट्रिया और प्रेसा, इसके बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट आया, उसने भी कई राज्यों को जीता, और वो भी इस क्रांति को दूसरे राज्यों तक फैलाने में सफल। इस तरह से यूरोप भी प्रभावित हुआ। किसकी क्रांति से? फ्रांस की क्रांति। देखो, लोगों को पहले तो लगता था कि नेपोलियन बहुत बढ़िया, वहां की जनता को लगा कि नेपोलियन सही है, अच्छा है, और इसकी मदद करो। लेकिन बाद में फिर वही नेपोलियन के कर्मकांडों से परेशान हो गई। तो नेपोलियन फिर क्या हुआ, एक बार युद्ध हुआ। इस युद्ध, ये काफी फेमस युद्ध है। अब जब हम लोग लिखेंगे, जब नोट्स बनाएंगे, तब हम लोग तुम्हें ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अभी तुम लोग ये जान लो कि ये थी 1815। 1815 की डेट थी जब युद्ध हुआ, वाटरलू का युद्ध, और इस युद्ध में नेपोलियन हारा। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया, और इस युद्ध के बाद एक बार फिर फ्रांस में गणतंत्र स्थापित। तो ये थी फ्रांस की क्रांति, जिसको हमने अभी एक कहानी के रूप में समझा है। अभी इसके हम लोग नोट्स बनाएंगे। इसके हम लोग क्या करेंगे? अभी नोट्स बनाएंगे, और एग्जाम के हिसाब से हम लोग इसे समझेंगे कि किस हिसाब से इसे लिखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इस हिसाब से हम लोग अपने नोट्स तैयार करेंगे। उम्मीद है कि ये 2 वीडियो हैं, इनमें तुमने फ्रांस की क्रांति बड़े अच्छे से डिस्क्राइब की होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।